गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और ये टेस्ट है 218 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 218 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा आयु वर्ग शिशु होने के सबसे करीब है? विच एज ग्रुप इज क्लोजर टू हैव ए बेबी? 0 से 1 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 2 से 4 वर्ष या 4 से 5 वर्ष? देखिए शिशु तो सबसे छोटा ही होता है, तो 0 से 1 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर ए। देखिए जीवन के पहले वर्ष में एक बच्चा जो 0 से 1 वर्ष की आयु का होता है उसे शिशु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NVVDCP के अंतर्गत कितनी बीमारियों को कवर किया जाता है? 4, 5, 6, 10। राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियों को जो है कवर किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVVDCP, ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोग वाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में हुई थी। 2003 में शुरू किया गया है कार्यक्रम। और नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का निदेशालय भारत में मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, काला आजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस और चिकनगुनिया जैसे रोग वाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो 6 रोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन से जो रोग हैं वो जल जनित हैं? बताइए। खसरा, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस ए, हैजा, टाइफाइड। अब इनको ऐसे ही पूछा जा सकता है, कौन से बैक्टीरिया वाले, कौन से वायरस वाले। फिलहाल कॉज इसने पूछ दिया कि जो बैक्टीरिया और वायरस भी अगर पनपता है तो कहाँ से पनपता है। तो आंत्रज्वर बिल्कुल, ये तो जल जनित रोग है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल है, लेकिन दूषित भोजन और पानी से इसका जो वायरस है वो प्रसार करता है। हैजा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से दूषित भोजन और पानी। टाइफाइड साल्मोनेमा टाइफी नामक बैक्टीरिया से दूषित भोजन और पानी। खसरा जो है वो हवा, इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छींकने से, खांसने, थूकने से, ठीक है, उससे भी हो जाता है। तो हवा से फैलने वाली एक बीमारी है खसरा। तो खसरे को हम एलिमिनेट करेंगे, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ये जल जनित रोग हैं दूषित भोजन और पानी से। तो एक को हटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 5। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की। देखिए खसरा है एक वायरल रोग है जो सबसे पहले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। खसरा आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है या छोटे एरोसोल कण निकलते हैं, और एक गैर संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस ली जा सकती है, इसलिए खसरा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। आंत्रज्वर की बात करें, दूषित पानी, दूषित भोजन और जल के कारण यह होने वाला रोग है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए की बात करें, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो यकृत की सूजन के कारण बनती है। हेपेटाइटिस ए वायरस आमतौर पर संक्रमित भोजन और पीने के पानी या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैलता है, तो ये पानी से होने वाली हो गई। हैजे की बात करें, कोलेरा बोलते हैं इसको, विब्रियो कोलेराई नामक जीवाणु के कारण यह होने वाली बीमारी है, और हैजा रोग पैदा करने वाले एजेंट के साथ दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के कारण ये होता है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेमा टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड इंसान से इंसान में फैलता है। इसका संक्रमण संक्रमित या दूषित भोजन या पीने के पानी से फैलता है, इसलिए यह भी एक जलजनित बीमारी है। तो खसरे को छोड़कर सारे जलजनित हो गए। दूषित भोजन पानी से, वो खसरा फैल रहा है हवा से। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न सूची में उस पदार्थ की पहचान कीजिए जिसका उपयोग ततैया के डंक के उपचार में होता है।
ततैया काटती है तो क्या छोड़ देती है? और फिर इसके उपचार के लिए हम यूज़ करेंगे किसका? जल का, सोडे का, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड या सिरका? सिरके का यूज़ करते हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। देखिए, ततैया के डंक में पाया जाने वाला जो विषैला रसायन है जिसको बोलते हैं जीवाश्म या वेनम, तब मनुष्यों में स्थानांतरित हो जाता है जब ततैया उन्हें डंक मारती है। यह बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाला हो सकता है और होता भी है। अगर किसी को जीवाश्म से एलर्जी है, इसके वेनम से एलर्जी है, तो उन्हें भी गंभीर प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है। बात करें सिरका की, सिरका इम्पोर्टेंट रहा है एग्ज़ाम के लिए। सिरके का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल। सिरके का इस्तेमाल करने के लिए इसे रुई के टुकड़े पर लगाकर डंक पर लगाइए जहाँ पर काटा है। बाकी ततैया के डंक का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है सिरका, विशेष रूप से सेब का सिरका। उदाहरण क्या है? सिरके की अम्लता जो है वो ततैया के डंक की क्षारीयता को बेअसर करने में मदद कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मानव शरीर को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखिए, मेल में 55 ग्राम है, तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा सी, 56 ग्राम। ठीक है, और तो कोई 25 ग्राम कम है, 100 ग्राम अधिक है बॉडी बिल्डर्स के लिए। देखिए, एक पुरुष के लिए कम से कम 55 ग्राम और महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक है, तो सी उत्तर सही है यहाँ पर। कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? यह है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित एक खनन क्षेत्र है। यह अपनी ऐतिहासिक सोने की खानें होती जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे गहरी खानों में से एक थी। कोलार गोल्ड फील्ड में खनन जॉन टेलर एंड सन्स द्वारा 1880 में किया गया था, उस समय देश की आज़ादी से भी पहले। और वर्तमान में भारत में सोने की कितनी खाद्यानें हैं? 3 खाद्यानें हैं, हुट्टी, ऊटी और हीरा बुद्दिनी खाद्यानें। कर्नाटक में हुट्टी और ऊटी और झारखंड में हीरा बुद्दिनी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय साधन है? राजकोषीय बिल, जमा का प्रमाण पत्र, टर्म मनी, वाणिज्यिक पत्र, मांग मुद्रा। वित्तीय साधन कौन कौन से हैं इसमें? राजकोषीय बिल है बिल्कुल, जमा का प्रमाण पत्र ये भी है, टर्म मनी भी है, वाणिज्यिक प्रपत्र या पत्र, मांग मुद्रा, ये सारे के सारे ही हैं। और इसी तरह से स्टेटमेंट बनाकर ये अधिकतर पूछे जाते हैं। डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी वित्तीय साधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में व्यापार नीति सुधारों का उद्देश्य है टैरिफ दरों में वृद्धि, निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाना। ऊपर दिए गए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? भारत में व्यापार नीति सुधार में तो टैरिफ दरों में तो कमी कटौती होनी चाहिए ना, वृद्धि थोड़ी, गलत है। निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना या हटाना, ठीक है। आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाना, ये भी है बिल्कुल। दूसरा तीसरा करेक्ट हो गया, तो बी है इसका आंसर। जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। देखिए, भारत में व्यापार नीति सुधार का उद्देश्य क्या क्या? पहला वाला गलत है, क्योंकि टैरिफ दरों में कमी, टैरिफ दरों में वृद्धि नहीं, कमी करना, कटौती करना। आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना। निर्मित उपभोक्ताओं वस्तुओं और कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी अप्रैल 2001 से पूरी तरह हटा दिए गए, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाना। खतरनाक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर भारत में आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया है, तो तीसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डेयरी जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो डेयरी हो गई, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बी है इसका आंसर। देखिए, आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र।
डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आती है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक गतिविधियां सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के संसाधन के उपयोग को संदर्भित करती हैं, जैसे कि शिकार करना, चरागाही, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, कृषि कार्य करना। माध्यमिक या द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो माध्यमिक गतिविधियां कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों के लिए मूल्य जोड़ती हैं, इसलिए है विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर जूता कारखाना, ठीक है, जिसके लिए जरूरत पड़ती है चमड़े की। तृतीयक क्षेत्र, जो कि एक कच्चा माल है। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक गतिविधियों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल हैं। उत्पादन में उपभोग की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान शामिल हैं। एक्सचेंज में व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं शामिल है, जिनका उपयोग दूरी से निपटने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर परामर्श कार्य, ठीक है, या डॉक्टर की सेवा हो गई, किसी इंजीनियर की सेवा हो गई। 10वां प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कीमती खनिज, दलहन, जूट, बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, डी है इसका आंसर। देखिए, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन? निरपक तुतुज। बाकी गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, जो ऑप्शन में था जूट। ये कुछ इंपॉर्टेंट तालिका है, इसको याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। जैसे कि भूरी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन। लाल क्रांति मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। एक रजत फाइबर क्रांति है, वो है कपास उत्पादन से। एक है रजत क्रांति, वो है अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति डेयरी उत्पादन या दुग्ध उत्पादन, बहुत पूछते हैं इसको। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन, और कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत पूछी गई नीली क्रांति मछली उत्पादन से। और काली क्रांति हो गई पेट्रोल डीजल उत्पादन। अब आ जाइए 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्य पर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। ओजोन यानी O3 भी एक ग्रीन हाउस गैस है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्य पर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण हेतु उत्तरदायी होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन यानी O3। 12वां प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम है? कौन सबसे पहला आया? कई बार सीरीज में हमने ये सवाल करा है। सबसे पहले आए पुर्तगाली के बाद अंग्रेज नहीं आए। पुर्तगाली के बाद आए डच के बाद आए अंग्रेज, सबसे अंत में आए फ्रांसिस। तो डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो सही क्रम है, सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसिस। कंबोज साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हिस्ट्री का प्रश्न है। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया और इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित हैं। अंकोर वाट मंदिर में कौन सा इसमें सही है? ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, कंबोज शासकों ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जो 15वीं सदी तक कायम रहा। इस काल में साम्राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। जो पौडेचेरी है, वो बिखरा हुआ है, उसका जो एरिया है। तो 4 बिना जुड़े हुए जिलों में जो पौडेचेरी है वो बिखरा हुआ है, जैसे कि कराईकल पौडेचेरी, कराईकल, यनम और माहे से मिलकर ये बना है। ये जिले जो हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत नहीं है, आपको बताना है। पौडेचेरी आंध्र प्रदेश में फैला है, उसके बाद तमिलनाडु में इसका कुछ हिस्सा है, और उसके बाद इसका केरल में हिस्सा है। कर्नाटक तक इसका कोई भी हिस्सा नहीं है।
तो कर्नाटक ये नहीं पूछ रहा, जो नहीं है वही आंसर होगा। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में नहीं है, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बनाए गए जिले हैं: पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। जो कराईकल है वो तमिलनाडु में स्थित है, जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो माहे है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, पुदुचेरी तो पुदुचेरी है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ब्रायोफाइट्स असंवहनीय पौधे होते हैं जिनमें जड़ अनुपस्थित होती है, ये प्रायः नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। तो ब्रायोफाइट्स असंवहनीय पौधे होते हैं जिनमें जल और पोषक तत्वों के परिवहन हेतु जटिल संवहनीय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। असंवहनीय पौधे यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में असली जड़ों, तनों और पत्तियों का अभाव होता है। मॉस और लीवरवर्ट्स आदि ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं, और ये प्रायः नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वह सहायक फसल जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घोपयोगी कृषि, जीविकोपार्जन कृषि, हरी खाद या जैविक खाद? उसको कहते हैं हरी खाद। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों की वृद्धि और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसकी हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है जब ये ग्रीन होती है तो। अब है एनपीसीआई से संबंधित प्रश्न। इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक एकीकृत संगठन है। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान व वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है। एनपीसीआई एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसका स्वामित्व भारत में प्रमुख बैंकों के एक संघ द्वारा साझा किया जाता है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। नेशनल पेमेंट बैंक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही फुल फॉर्म है इसका। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों। एनपीसीआई डी है इसका आंसर। जो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये यही चला रहा है सब। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक नहीं है सॉरी, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक एकीकृत संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में सुरक्षित और कुशल खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करना। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। स्थापना की बात करें तो एनपीसीआई की स्थापना वर्ष 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन तथा समर्थन के तहत की गई थी। स्वामित्व की बात करें तो एनपीसीआई एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसका स्वामित्व भारत के प्रमुख बैंकों के एक संघ द्वारा साझा किया जाता है। क्या क्या सेवाएं देता है ये? वस्तु और सेवाएं क्या क्या दे रहा है? यह एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई, एनईएफटी यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा, बीबीपीएस भारत बिल भुगतान प्रणाली, रुपे कार्ड और अन्य सहित उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। तो सबको, एनईएफटी को, बीबीपीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, यही चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, 18 पर आ जाइए। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? शेषाचलम वन्यजीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नल्लामल्ला वन, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व भारतीय राज्य तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के साथ एक संरक्षित क्षेत्र है। यह वर्ष 2008 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 2011 में इसका विस्तार किया गया। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 1411.6 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को कवर करता है, और तमिलनाडु राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में यह 2013 में चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया, सत्यमंगलम। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मिसमैच कौन सा है इसमें? मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, वांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नागरहोल टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश।
मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में सही है, वायनाड केरल में सही है, बांदीपुर कर्नाटक में सही है, नागरहोल भी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो डी गलत है, वही आंसर है। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में, ना कि आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? इराटोस्थनीज, अरस्तु, गैलीलियो, भास्कराचार्य। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इराटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। जंतु विज्ञान का फादर कौन है? अरस्तु। देखिए, सर्वप्रथम भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने किया था। और यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों शब्दों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो 20 प्रश्न थे मिश्रित जीएस के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर सकते हो आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ की। जो पेड है आपको मिलेगा 399 में। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।